5+6 में जी फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें आपका क्वेश्चन था 2 cars A and B are moving along a circular path, और इसमें आपसे कहा हुआ है कि जी आपने ये बताना है कि अगर वो ईच कंप्लीट जो है वो 1 रेवोल्यूशन इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप ये बताएं रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो इसमें बेटा फार्मूला v इक्वल टू r ओमेगा, चूंकि वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही हैं, तो उसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो बतानी थी। चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 जो है रेशियो लेंगे तो वो r2 ओवर r1। यहाँ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दे तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाता है रेडियस के। तो यहाँ से ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r2 ओवर r1। यहाँ वैल्यूज पुट करें जो गिवन है आपके पास, एक रेडियस 4 मीटर है, दूसरा 8 है, तो 8 ओवर 4 यू विल गेट आंसर 2:1। तो सिंपली इसमें आंसर 2:1 फर्स्ट का बनता है। सेकंड जो है वो आपको लेक्चर में भी आपको सारी एंगुलर स्पीड्स कैलकुलेट करनी सिखाई थी। यहाँ एंगुलर स्पीड उसने मिनट हैंड की पूछी है। मिनट हैंड की बात करें तो मेगा थीटा ओवर टी। मिनट हैंड जो है वो अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी 2 पाई रेडियन कितने मिनट में कंप्लीट करती है, 60 मिनट्स में पूरा एक चक्कर वो कंप्लीट कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आंसर जो है आपका π/30 रेडियन पर मिनट होगा। ये आपको रेडियन पर सेकंड में भी पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर π/30 रेडियन पर मिनट बनता है क्वेश्चन नंबर 2 जो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 3 जो है इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड टू डिस्कस। Two identical satellites are rotating at the height 7r and 3r respectively. The ratio of their kinetic energies. इस तरह का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पेपर में आता है। इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv ऑर्बिटल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर उसको कैंसिल आउट कर देगा, ये आपके पास फार्मूला बन गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m/r। कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट और r है रेडियस। अब चूंकि आइडेंटिकल मास कहे हुए थे, मास से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये कि हम इसको कांस्टेंट रख लेंगे। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है जो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है, जो रेडियस होता है ना या ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रेडियस आपने लेना है, जो रेफरेंस लेना है, वो हमेशा सेंटर से लेते हैं। तो अगर आपको हाइट जो है यहाँ 7r दी हुई है तो उसका टोटल रेडियस जो है वो 8r बनेगा। मतलब r यानी स्मॉल r की वैल्यू हमेशा r प्लस h के इक्वल होती है। तो हमने हमेशा सेंटर से लेना है इसको। तो ये r प्लस h का मतलब है कि एक वैल्यू अगर 7r गिवन है हम इसको 8r लेंगे, दूसरी वैल्यू 3r गिवन है इसको हम 4r लेंगे। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बन रही है, जो कि मास को उसने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगी, r2 और r1। और r यहाँ क्या लेना है आपने, r प्लस h, इसलिए r2 को आप 4r लेंगे, r1 को 8r लेंगे, आपका आंसर 1:2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी तरह से, स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल, ये मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस भी किया था। टॉप ऑफ द सर्कल पे चूंकि टेंशन और जो वेट है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो T प्लस mg ओवर r बनता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल बनता है। तो यहाँ से टेंशन क्या हो जाएगी, mv² ओवर r माइनस mg। सो यहाँ टेंशन और बॉटम पे जो है वो T माइनस mg इज इक्वल टू mv² ओवर r होता है। तो बॉटम पे चूंकि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड, तो इसलिए माइनस mg आता है यहाँ पर। अब टेंशन यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगी, mv² ओवर r प्लस mg। इसका मतलब है बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होती है और टॉप के ऊपर क्या होती है, मिनिमम, अगर इन दोनों फार्मूला का कंपैरिजन करें तो। सो इसमें चूंकि उसने मैक्सिमम पूछा हुआ इसलिए आंसर क्या होगा, टॉप। हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास, अब मंकी मैच 40 किलोग्राम क्लाइंबिंग कहता है जी अप। अब देखो क्लाइंबिंग का मतलब है अपवर्ड जा रहा है। अब अपवर्ड के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे T प्लस mg प्लस ma। सो उसका पेरेंट वेट जो है, चूंकि ब्रेकिंग टेंशन आपको बताई हुई है 600, मैस उसका बताया हुआ 40, जी की वैल्यू 10 लेंगे, मैस आपका 40 है, एक्सेलेरेशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बेटा इसमें आपका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी चार्ली आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है आपने इसी तरह से। इस तरह के प्रॉब्लम्स को, 6 वाला भी बहुत सिंपल है। असेंडिंग जहां वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है अपवर्ड। अगर असेंडिंग जो है एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो असेंडिंग है यानी अपवर्ड है, तो उसमें हमारे पास आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा, T इज इक्वल टू mg प्लस m में। एक्सेलरेशन आप g के इक्वल पुट कर दें तो T इज इक्वल टू mg, मतलब उसका जो अपेरेंट वेट है ओरिजिनल वेट का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये डिसेंडिंग होता यानी डाउनवर्ड, फिर हम कहते हैं डाउनवर्ड के लिए माइनस mg, तो फिर T इज इक्वल टू 0 आता, फिर डेल्टा आंसर होता है। इसमें आंसर आपका कौन सा है, बीटा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का।
Similarly जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू देन द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर बिकम्स। इसमें हम जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा, इसको हम केपलर लॉ भी कहते हैं। ये r इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर होता है, की पावर क्या है 1/3। यहाँ से पता चला टी स्क्वेयर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास बन गया T2 ओवर T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 ओवर R1 का क्यूब। अब देखें R2 क्या बता रहा है आपको, R1 का हाफ है, यानी अगर प्रेजेंट का हाफ 4 टाइम हो जाए तो इसको 1/4 पुट करेंगे, R1 से कैंसिल आउट, 1/4 की पावर 3 जो है वो कितना हो जाएगा 1/64। अब चूंकि इधर स्क्वायर था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, आपके पास ये बन जाएगा 1/8। तो T2 जो है वो 1/8 टाइम्स आपका ओरिजिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर कितने, अभी प्रेजेंट हम लेते हैं 366, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 146 आंसर आ जाएगा। तो T2 यानी कि नंबर ऑफ डेज जो है, अगर जो है वो ऑर्बिटल रेडियस 1/4 टाइम्स हो जाए तो नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर कितने रह जाएंगे 146, यानी इसमें चार्ली आंसर आपका बनेगा। ठीक बेटा, इसमें याद रखना है कि ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब वाला फार्मूला यूज होना है जहां ऑर्बिटल रेडियस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज अ जायंट व्हील जो है वो 40 मीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। अच्छा, यहाँ पर जो है टॉप के ऊपर उसने स्पीड पूछी हुई है, तो टॉप के ऊपर जो स्पीड है वो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होगी, जैसे कि उसने कंडीशंस में गिवन है। तो इस वाले क्वेश्चन को गौर से पढ़े, तो वो कहता है जी एट द टॉप जो है वो कहता है जी केज जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर है और व्हील रोटेट सच अ स्पीड दैट केज इज एट फोर्स एक्सर्टेड द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इक्वल टू वेट। सो फोर्स इक्वल टू वेट का मतलब है यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू वेट होनी चाहिए, मैथ में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपके पास b इज इक्वल अंडर रूट जी आर आ जाएगा। g की वैल्यू 10 पुट करें, r 20 पुट करना है क्योंकि ये 40 डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। यहाँ 20 पुट करेंगे स्क्वायर रूट 200, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। सो इसका आंसर आपका अल्फा बनेगा, 8 का आंसर है अल्फा। सिमिलरली 9 वाला मैंने आपको कंपैरिजन करके कैलकुलेट करके भी दिखाया था। रिंग के केस में वेलोसिटी अंडर रूट जी आर आती है, डिस्क की कैलकुलेट करें 4/3 जी आर 4/3 जी एच आती है। स्फीयर के केस में अंडर रूट 10/7 जी एच आता है। इसमें जो है उसने कहा कि कौन सा जल्दी पहुंचेगा बॉटम के ऊपर, तो चूंकि स्फीयर का आंसर सबसे ज्यादा है इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या बनेगा स्फीयर, यानी चार्ली इसमें आंसर बनेगा आपका। 10 का आंसर एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ फॉर्मूला बताना है, ये आपको पता है एल इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, ये तो सिंपल है। इसी तरह से 11 में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये बेटा टॉर्क के इक्वल होता है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता था, इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क के इक्वल होता है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरह से, फोर्स सर्कल के ऊपर मूव कर रही है एक बॉडी, ओमेगा स्पीड है, सेंटीमीटर फोर्स बतानी है। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला एक होता था एम वी स्क्र ओवर आर, अगर आप v की वैल्यू आर ओमेगा पुट कर दें तो एम आर ओमेगा स्क्र बनता है। इसका मतलब इसका आंसर आपका अल्फा बनेगा। 13 क्वेश्चन जो है बेटा, ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7, ये इसमें ऑर्बिटल रेडियस था। ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13, इसमें अर्थ का रेडियस है। तो ये वाला जो रेडियस है इसमें जो है वो एंगुलर मोमेंटम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज होना है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब चूंकि अर्थ स्फेरिकल होती है इस वजह से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर पुट करेंगे। अब देखो 2/5 एम 2/5 एम से कैंसिल आउट हो गया, आगे आगे 2 पाई से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका फॉर्मूला बनेगा T2 ओवर T1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे चूंकि वो कह रहा है कि प्रेजेंट रेडियस का हाफ हो जाए तो R1 ओवर 2 कर दें, R2 की वैल्यू पुट करें, R1 ओवर 2, R1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर करें तो ये 1/4 हो गया। तो आपका T2 जो है यहाँ से 1/4 इंटू T1 की वैल्यू पुट करें 24 आवर्स, इसको कैलकुलेट करें आंसर क्या आ जाएगा 6 आवर्स। ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल भी है और इसका शॉर्टकट जो है सॉल्व करने का यही है। तो आप देखें कि इसमें वो कहता है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू का हाफ हो जाए रेडियस तो न्यू टाइम पीरियड यानी कि न्यू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। तो अभी अर्थ अपना चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, अगर उसका हम रेडियस हाफ कर देंगे तो फिर वो 6 आवर्स में कंप्लीट करेगी, यानी ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना रह जाएगा 6 आवर्स रह जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी मैंने आपको जो है ना लेक्चर के दौरान बताया था, तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है लेकिन कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। अब यहाँ पे चूंकि वो कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा 0।
जबकि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होगा v²/r। इसलिए बेटा इसका आंसर जो है वो क्या बनना है चार्ली। इसका आंसर बेस्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा चार्ली। यानी जो इनिशियल एक्सेलेरेशन 0 चूंकि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है और जो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन है वो कभी भी 0 नहीं होता अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सो इट मींस आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट इज 15 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स जो है ये बेटा इसमें वेस्ट जो है वो ये साउथ टू नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट जो है इसमें हमारा आंसर जो है ये फॉर यू इंफॉर्मेशन बेस है। तो क्योंकि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है कोई भी सैटेलाइट जो है तो इसमें जो है वो हम कहेंगे कि ये जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जितने भी सैटेलाइट होते हैं अराउंड द अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 16 अ डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर इज रोलिंग डाउन एंड एंगुलर स्पीड बतानी है सिर्फ फार्मूला बताना है। अब डिस्क के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। अब L इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा आई की वैल्यू पुट करें 1/2 mr² ओमेगा तो इसका आंसर अल्फा ही बनता है सिर्फ फार्मूला ही बताना था। 16 का आंसर इज अल्फा। Similarly, 17, which of the following is not directed along the axis of rotation? सारे along the axis of rotation होती हैं जो phasor quantities हैं। Angular displacement along the axis of rotation, angular momentum along the axis of rotation, angular acceleration along the axis of rotation। इसका आंसर बेटा बनेगा बीटा सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्योंकि ये टू वर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ये फेजर क्वांटिटी नहीं है। तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंटीपिटल फोर्स टू वर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होते हैं इसलिए आंसर बीटा है। 18 में ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट जो है ये सारे फार्मूले करेक्ट हैं इसका आंसर डेल्टा है। ऑर्बिटल फार्मूला gm/r होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर भी होता है। अगर आप जो है यहाँ पर gm/r² जो है वो पुट कर दें r से मल्टीप्लाई करें r से डिवाइड करें वो g की वैल्यू बन जाती है और 2πr एक सर्कमफ्रेंस पूरा 2πr के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय टाइम से करें तो वो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये तीनों जो है वो करेक्ट फार्मूले हैं इसलिए आंसर कौन सा बेटा डेल्टा। 19 बहुत सिंपल है बेटा जैसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था वो टॉर्क के इक्वल होता था। इसी तरह से आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर आपको याद हो वो होती थी 1/2 p² डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम की टर्म में करें तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल होती है वो 1/2 l² डिवाइडेड बाय m होती है। तो 1/2 p² डिवाइडेड बाय m लीनियर काइनेटिक एनर्जी और 1/2 एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर ओवर m जो है ये आपका जो बनेगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं अल्फा आंसर बन रहा है। 20 जो है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की कैलकुलेट करें तो वो सेम आती है इसलिए आंसर अल्फा है 1:1 बनता है इनका अल्फा आंसर है। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन है ना वो डिस्क के केस में डिफरेंट होती है जबकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की जो है वो सेम होती है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए अल्फा आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आंसर इज बीटा ml-1 t-1। ये सिंपल है क्योंकि फार्मूला किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड होता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी गैसेस की टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज होती है लिक्विड्स की डिक्रीज होती है। इसमें आंसर आपका कौन सा बन रहा है चार्ली। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है चूंकि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कोलिजन बढ़ जाते हैं। तो गैसेस में जो है वो याद रखना है कि विस्कोसिटी बढ़ जाती है जबकि फ्लूइड के केस में जो है लिक्विड के केस में डिक्रीज होती है। तो इसलिए आंसर बनेगा चार्ली। नेक्स्ट बेटा 23 में इफ अ स्मॉल स्फीयर इज लेट वर्टिकली लार्ज क्वांटिटी स्टिल लिक्विड डेंसिटी कह रहा है जिसकी स्मॉलर डेटा ऑफ मटेरियल हो तो इसमें बेटा आंसर है जो है इसका आंसर जो है वो आएगा इसमें एट फर्स्ट जो है वो इंक्रीजेस एंड सून अप्रोचेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू इसका आंसर अल्फा बनेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब हम किसी लिक्विड में फॉल करवाते हैं तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करती है और आपने पढ़ा होगा एज स्पीड इंक्रीजेस ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस और अल्टीमेटली क्या होता है कि वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं और बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है। तो इसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना के मैंने साथ दिखाया हुआ है। तो जो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको क्या देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसलिए यहाँ बेस्ट आंसर जो है वो कौन सा बनेगा अल्फा के पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और फिर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर देगी यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी। नेक्स्ट जो है अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट टू अ लार्ज हाइट इन एयर फाइनल वेलोसिटी इज। अच्छा यहाँ पे देखो कि स्मॉल ड्रॉप है तो क्योंकि उसका मैस बहुत कम होता है तो वो बहुत जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है।
इसलिए हम इसका आंसर करेंगे डेल्टा, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एच। जितने भी आपकी ना बुक में क्वेश्चन होता था तो फॉर ड्रॉपलेट्स अपीयर सस्पेंडेड इन एयर, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता था। तो अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर का मतलब यही है, क्योंकि उनका मैथ बहुत कम होता है, इस वजह से वो बहुत जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। तो इसलिए ना ये हाइट से इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते ड्रॉपलेट के केस में। इसका आंसर डेल्टा होगा 24 का। 25 में रेट ऑफ फ्लो हम किसको कहते थे? फ्लो रेट को। और थ्रू एन ऑरिफिस डज नॉट डिपेंड अपॉन। फ्लो रेट होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी हम कहते होते थे √2 gh को, जिसको आप स्पीड ऑफ फ्लक्स भी बोलते थे। इसका मतलब फ्लो रेट ना किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? एरिया पे भी डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ जी पे भी डिपेंड करता है, हाइट अबव द ऑरिफिस पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर इसका बनेगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो 25 का आंसर जो है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा। बेटा 26 में अ गेल ब्लोज ओवर अ हाउस, द फोर्स ड्यू टू गेल ऑन द रूफ क्या होगा? गेल कहते हैं तेज हवा को। अगर किसी छत के ऊपर से तेज हवा गुजर रही है तो उसकी स्पीड ऑफ द एयर हाई होगी, तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अब छत के ऊपर अगर प्रेशर लो है तो अंदर इनसाइड द हाउस जो है वो एयर, चूंकि उसकी स्पीड स्लो होगी, प्रेशर हाई होगा, तो इसका मतलब है अपवर्ड, यानी छत रूफ के ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो हम कहेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें बेस्ट आंसर आपका जो है वो कौन सा बनेगा? बीटा। तो जब वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, ये वाला यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो वी इज हाई, प्रेशर ज़्यादा, वेलोसिटी ज्यादा है छत के ऊपर जो है, तो प्रेशर लो होगा, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगेगी। 27 में टैंक जो है कंटेनिंग द ऑरिफिस जो है उसमें वर्टिकल कह रहा है जी 4.9 मीटर बिलो द ऑरिफिस। अच्छा एच 4.9 बताया हुआ है। 4.9 जो है वो किसका हाफ होता है? जी/8 का। जी 9.8 लेते हो ना, तो 4.9 जो है जी/2 भी लिख सकते हैं। और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला √2 gh। मैं एच की वैल्यू जी/2 पुट कर लेता हूँ, 2 से क्या होगा? कैंसिल आउट, ये जी स्क्वेयर हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बन जाता है। यहाँ से आंसर कौन सा बनेगा? चार्ली। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने 4.9 को ना जी/2 रखा है, तो यहाँ पुट करेंगे तो यूल गेट द आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा। और टर्मिनल वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट मींस कि यहाँ पर विद द इंक्रीज इन रेडियस टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो बीटा आंसर है, इंक्रीजेस। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ द लिक्विड फ्लो, स्पीड जो है वो हम वेंचुरी मीटर से मेजर करते हैं। तो स्पीड ऑफ फ्लूइड अगर फाइंड करनी हो तो वेंचुरी मीटर यूज होता है। और डेंसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो क्या होती है बेटा? नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर होती है, यानी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वाटर इज फ्लोइंग 31 में कह रहा है ट्यूब रेडियस गिवन है और ट्यूब इज जॉइंट टू अनदर आर, रेडियस हाफ कर दिया। बेटा यहाँ आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ए बी यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या होता था? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बनती है? आर स्क्वायर। चूंकि अब देखो V1 ओवर V2 जो है वो किसके इक्वल होगा? R2 ओवर R1। अब चूंकि यहाँ हमें V2 फाइंड करना है, तो V2 ओवर V1 जो है वो किसके इक्वल होगा? R1 ओवर R2। R1 जो है R2 की वैल्यू क्या बताई है उसने? R/2, यानी पहले का हाफ कर दिया रेडियस। तो रेडियस को हाफ करेंगे तो R1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1/4। तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब V2 जो है वो आपके पास 4 टाइम्स आ जाएगा। वैसे भी देखें V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो अगर रेडियस हाफ हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने अप्लाई किया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा आंसर आपका क्या बन रहा है? 4B। नेक्स्ट जी लेट 90,000 किलोग्राम मैस है, और आपने जो है वो कह रहा है टर्बाइन इन कह रहा है जी 1.5 मिनट में। फ्लो रेट होता है वॉल्यूम ओवर टाइम, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी के इक्वल भी कहते हैं इसको। फ्लो रेट होता है वॉल्यूम ओवर टाइम। अच्छा यहाँ हमें मैस गिवन है, तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दूंगा। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी? मैस ओवर डेंसिटी। मैस जो हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, टाइम हमें बताया हुआ 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट्स जो हैं ये आपके 90 सेकंड्स बन जाएंगे ना? हाँ जी, ये 15 मिनट्स आई थिंक बेटा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है 15 मिनट्स है। अच्छा ये 15 मिनट्स जो है ये कितने बनेंगे? 900 सेकंड्स बन जाएंगे। आप जो है वो इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जीरो आपके पास जो है 9 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर बनता है 1। इसमें बेटा आंसर आपका कौन सा बन रहा है? अल्फा। सो इसमें जो है वो फॉर्मूला वॉल्यूम ओवर टाइम ही था, जस्ट वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है आपने, मैस ओवर डेंसिटी, यू विल गेट द आंसर। तो इसमें 1 आंसर बनेगा अल्फा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 33 भी बहुत सिंपल है, इसमें चूंकि आपने V = 2 GH वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है स्पीड ऑफ फ्लक्स फाइंड करने के लिए।
हाइट आपको 5 मीटर बताई हुई है, पुट करें वैल्यू 10 स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड, आंसर आ जाता है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर जो है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड बीटा है। 34 जो है वो थोड़ा जो है वो गौर से देखना बेटा आपने। यहाँ हाइट्स आपको गिवन है, यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ रिफ्लक्स का फॉर्मूला था वो होता था √2gh। यहाँ ये जो हाइट है ना h, ये मैं आपको बार बार बोलता था, ये हाइट अबव दी ऑरिफिस को बोलते हैं, हाइट अबव दी ऑरिफिस। इसका मतलब है जितना डेप्थ में होल होगा ना, उतनी वहां स्पीड ऑफ रिफ्लक्स ज्यादा होगी। अगर ये गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करें तो h हाइट सबसे ऊपर आएगी, h/2 सेंटर पे आएगी, h/4 और नीचे आएगी, h/8 और नीचे आएगी। इसका मतलब है हाइट अबव द ऑरिफिस किस में सबसे ज्यादा है? h/8 में। इसका मतलब है होल जो डी होगा, जो सबसे नीचे वाला होगा, उसमें स्पीड ऑफ रिफ्लक्स सबसे ज्यादा होगी। उसने यही पूछा हुआ है स्पीड ऑफ रिफ्लक्स ग्रेटर किस में है। इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा? डेल्टा, यानी कि h/8 वाले में सबसे ज्यादा जो है वो स्पीड ऑफ रिफ्लक्स होगी, क्योंकि हाइट अबव द ऑरिफिस इसमें सबसे ज्यादा है, जितना डेप्थ में होगा, यानी डेप्थ के लिहाज से आपने पर 35 में देखें बेटा, टू लाइट बॉल्स आर सस्पेंडेड व्हेन स्ट्रीम ऑफ एयर पासेस थ्रू द स्पेस बिटवीन देम। ये भी इसमें वो वही वाला कॉन्सेप्ट है, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। अगर आप इन दोनों बॉल्स के दरमियान ब्लो करोगे तो ब्लो करने से क्या होगा? यहाँ स्पीड ऑफ एयर विल बी हाई, प्रेशर विल बी लो। सो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ कोलाइड कर जाएंगी, इसमें दोनों बॉल्स के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज होगा। हम आंसर क्या कहेंगे? बीटा। तो बीटा इधर आए, राइट ऑप्शन। 36 में बेटा, इसमें व्हेन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल इन विस्कस मीडियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो बोलते हैं अप्लाइड फोर्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नेट फोर्स को भी बोल सकते हैं। कोई बॉडी जब नीचे फॉल कर रही होती है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है उसके वेट के बराबर होती है। तो यहाँ गौर करें कि जब आप नीचे किसी बॉडी को रोल करेंगे तो उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी, ड्रैग फोर्स और वेट। एज स्पीड इंक्रीजेस ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस। पहले ड्रैग फोर्स जीरो होगी, उसके बाद ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होना शुरू होगी। इसका मतलब है पहले पहले क्या होगा? जो है वो नेट फोर्स जीरो होगी, फिर कम होते होते वेट से लेस हो जाएगी, यानी लेस देन mg आएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ड्रैग फोर्स वेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, फिर इक्वल टू mg होगा। इसका मतलब है सारी सिचुएशंस आएंगी, इसलिए हम आंसर क्या देंगे? ऑल आर दीज। तो उसमें पहले जीरो होगा, फिर जो है वो लेस देन mg हो जाएगा, फिर इक्वल टू mg होगा। तो ड्रैग फोर्स जो है वो चूंकि स्पीड के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए हम इसमें आंसर क्या देंगे? ऑल ऑफ दीज। इसकी आसान एग्जांपल ये भी हो सकती है, एक पैराट्रूपर जो है जब ड्राइव करता है, पैराशूट ओपन जब करता है ना वो, तो उस वक्त जो है उसका वेट mg के इक्वल होता है, 9.8 होता है, चूंकि उसको जी उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। जो पैराशूट ओपन करता है ना, तो उसको ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करती है, तो फिर उसका मतलब है ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है, वेट उसका उसके अकॉर्डिंग कम होता जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल कर रहा होता है, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। तब हम उसका कह देते हैं नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है। तो तीनों सिचुएशंस आ सकती हैं, इक्वल टू mg, लेस देन mg और जीरो। तो इसका आंसर बेटा डेल्टा है। 37 जो है, इसमें स्फेरिकल मैसेज के लिए 5:3 और 3:5 हमें रेडियस की रेशो गिवन है। सो इसमें बेटा हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है mg/6/r। सो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/r हो जाएगी। तो यहाँ रेशो अगर लेंगे m1/m2 मल्टीप्लाई बाय r2/r1, आप वैल्यूज पुट करें 5/3। अब ये 3:5 गिवन है, तो आपने इसको रिवर्स करके पुट करना है, 5/3 पुट करोगे तो इसका आंसर 25:9 आएगा। मतलब इसका आंसर अल्फा बन रहा है, 25:9 बनेगा इसका आंसर। सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ बेटा यूज होना है। 38 में जी, हॉट एंड कोल्ड सिरप सिमिलर टाइप आर कोल्ड इन टॉप ऑफ द टेबल। जो कोल्ड सिरप होगा वो स्लो होगा, जो हॉट सिरप होगा वो ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगा। उसकी वजह यह है कि उसकी विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती है। सो इसमें आपका आंसर अल्फा बनेगा। 39 में हमने पढ़ा वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। और यहाँ देखें कि ये जो बी वाला कंस्ट्रिक्टेड पाइप है, यहाँ पर एरिया कम हो गया। एरिया कम होने से स्पीड बढ़ेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, और प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें बी में वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा, जबकि ए का एरिया और सी का एरिया चूंकि सेम है, इसका मतलब दोनों में प्रेशर सेम होगा और लेवल भी सेम होगा। इसका मतलब इन ऑप्शंस को अगर गौर से पढ़ें तो हाइट ऑफ द लिक्विड जो है कॉलम ए एंड सी जो है वो सेम होंगी, इसमें आंसर डेल्टा बनेगा। तो ए और सी चूंकि इन दोनों का एरिया सेम है, एरिया सेम होने की वजह से यहाँ स्पीड ऑफ द लिक्विड भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी। जबकि बी में चूंकि एरिया कम हो गया, स्पीड बढ़ जाएगी, तो प्रेशर कम होने की वजह से
यहाँ पर जो है वो लिक्विड कॉलम जो में ज़्यादा राइज कर जाएगा। तो इसका मतलब है ए और सी में हाइट सेम होगी, इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका डेल्टा बन रहा है। नेक्स्ट जी लास्ट वाला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग देखना है जितना टोटल वॉल्यूम इन साइड आ रहा है ना उतना ही टोटल वॉल्यूम आउटसाइड जाना चाहिए। अगर टोटल इन देखें तो इन साइड जो एरोज लगे हुए हैं 6+3+5+4 यानी टोटल जो वॉल्यूम इन साइड आ रहा है वो 18 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड है। और जो बाहर आना चाहिए वो भी इतना आना चाहिए, लेकिन बाहर सिर्फ एक एरो आपको नजर आ रहा होगा, वो है 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है डिफरेंस कितना आ रहा है 18 - 3 का, तो 15 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए और पर सेकंड होना चाहिए, और उसका जो एरो है वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि बाकी सारे एरो इनसाइड थे। तो इसका इसका मतलब ये होता है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग कि जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकंड इन आ रहा है उतना ही टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकंड क्या जाना चाहिए, और जाना चाहिए। सो टोटल वॉल्यूम इन जो है वो 18 आ रहा था, तो 18 ही बाहर जाना चाहिए। 3 हमें ऑलरेडी यहाँ गिवन है, तो ए वाले पोर्शन में 15 आना चाहिए और उसका जो एरो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। तो इसमें बेटा आंसर आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। आई होप सो कि इसमें आपने इसको सॉल्व किया होगा, और इसमें जो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुई हैं उनको बेटा दोबारा करेक्ट करें, और इंशाल्लाह जो है देखिए जो आपका रिजल्ट है उसके ऊपर मैक्सिमम जो आपका इफेक्ट है वो डिस्कशंस का आता है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप, जितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितने न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तकरीबन उतना 80-90% पेपर हर दफ़ा हर साल सेम ही होता है, सिर्फ हो सकता है स्टेटमेंट्स में वैल्यूज वेरी करें। सो इसलिए ज़रूरी है कि डिस्कशंस और जितने पेपर आपको सेंड करूँ वो आप अच्छे से ईमानदारी के साथ सॉल्व करें। उसमें प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग जो है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपने रखना है, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मिनट। 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट में आपका ये टेस्ट सॉल्व होना चाहिए, और उसके बाद डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करना आपने। जो लोग बच्चे मिस कर लेंगे डिस्कशन को, आप उनको ग्रुप में बता भी सकते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसका लिंक जो है आप इसको दोबारा से भी सुन सकते हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या जिन्होंने मिस कर दिया लेक्चर, ये दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अब बेटा कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसके लिए मैं दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, बल्कि अभी पूछ लें। अब माइक ऑन कर लें, इसमें चैट में आके पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। कोई भी इस डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। जी बेटा 1 बाय 1 जो है जो क्वेश्चन आपने पूछना है इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, आप चैट रूम में भी आके पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो क्वेश्चन जो आपने पूछना है। इसकी बेटा रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा अभी, जो है वो आप उसको देख के उसके ज़ाहिर सोल्यूशन भी साथ ही आएंगे, रिकॉर्डिंग ज़ाहिर आ जाएगी इस लेक्चर की, तो सोल्यूशन भी साथ ही आ जाएंगे साथ साथ, इसलिए सोल्यूशन बनाए हैं। ज़ाहिर ऑनलाइन क्लासेस में ये डिफ़िकल्ट टास्क था। मेरी पहले तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से भी थोड़ा डिले हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये सारे साथ साथ इसी तरह से सोल्यूशन के साथ प्रॉपर जो है वो इसको सॉल्व करवाऊँ। अब्दुल्ला बकर कह रहे हैं क्वेश्चन 40 दोबारा बता दें। इसमें बेटा 40 क्वेश्चन जो है इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट पे आए तो ये अच्छा, इसमें बेटा ये बड़ा सिंपल है। देखें आप मुझे ये बताओ अब्दुल्ला, कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अकॉर्डिंग जितना मैस टोटल इन उतना ही आउट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन जा रहा है ना उतना ही आउट आना चाहिए। अगर आप एरोज देखें तो टोटल एरोज काउंट करें ना तो टोटल इन वाले कितने हैं, 6 3 +5 +4, टोटल 18 जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड ना वाटर इन जा रहा है पाइप के इनसाइड। अब जितना वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इनसाइड जा रहा है उतना ही आउटसाइड आना चाहिए ना। सो अब इसमें सिर्फ एक एरो हमें बाहर की तरफ नजर आ रहा है, वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर 18 इनसाइड है तो 18 ही आउटसाइड होना चाहिए। तो 18 अगर यहाँ 3 आउटसाइड आपको नजर आ रहा था तो डिफरेंस कितना आ रहा है 15 का, तो 15 + 3 भी टोटल हो जाएगा। तो जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन होगा उतना ही आउट होगा।
सो गैस नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो वाला है इसमें केस। तो एक एंड से जितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है दूसरे से भी उतना ही आना चाहिए। तो आपने ना एरो गिन लेना है, जितने इन हो उतना ही टोटल आउट होना चाहिए। इन 18 था तो आउट भी 18 होना चाहिए, तो 15 + 3 18 हो जाएगा ना। इसलिए ए वाले पोर्शन में 15 आंसर आएगा और उसका एरो बाहर की तरफ आना चाहिए, फिर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन माइक ऑन करके भी कर सकते हो और यहाँ पे चैट रूम में भी आप पूछ सकते हैं जी। ट्राई माई बेस्ट रोजाना बेटा इसी टाइम में जो है वो डिस्कशन हो जाया करेगी आपकी। और अभी मैं जो है वो आपको थोड़ी देर तक जो है आपका नेक्स्ट जो पेपर भी सेंड कर देता हूँ, वो आपका 7+8 का होगा। इसी तरह से फर्स्ट ईयर जो है विद इन इंशाल्लाह दिस वीक कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीक में सारी हम सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर लेंगे डिस्कशन के साथ। कोशिश करना है कि साथ साथ टेस्ट सॉल्व करते रहना है। अगर आपके पास कोई बाद में भी क्वेश्चन जेन में आता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। आप लोगों को आज मैं पेपर सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से उसको सॉल्व ज़रूर कर लेना ताकि जो है हम उसको डिस्कशन अच्छे से कर लें। तो डिस्कशन बेटा तभी आप अच्छे से जो है वो करेंगे जब आपने सॉल्व किया होगा। तो रिक्वेस्ट है टेस्ट सॉल्व किए बगैर डिस्कशन में नहीं बैठना। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो है वो साथ साथ जो है वो, चूँकि असल में बात है बेटा टेस्ट मैंने कहा था डेट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी टेस्ट मैं आपको अब साथ साथ जो है वो सेंड भी करता जाऊँगा PDF फॉर्म में, ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें प्रिंट लेके, और नेक्स्ट डे हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। आज हम 5+6 मैंने आपको सेंड किया हुआ है इसको डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह 7+8 का मैं आज ही आप लोगों को सेंड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट जो है डिस्कशन। इसमें 5+6 में जी फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें आपका क्वेश्चन था 2 cars A and B आर मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। और इसमें आपसे कहा हुआ है कि जी आपने ये बताना है कि अगर वो ईच कंप्लीट जो है वो 1 रेवोल्यूशन इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप ये बताएं रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो इसमें बेटा फार्मूला V = R ओमेगा, चूंकि वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही हैं, तो उसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो बतानी थी। चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ω1/ω2 जो है रेशियो लेंगे, तो वो R2/R1। यहाँ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दे तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है रेडियस के। तो यहाँ से ω1/ω2 = क्या आ जाएगा, R2/R1। यहाँ वैल्यूज पुट करें जो गिवन है आपके पास, एक रेडियस 4 मीटर है, दूसरा 8 है, तो 8/4 यू विल गेट आंसर 2:1। तो सिंपली इसमें आंसर 2:1 फर्स्ट का बनता है। सेकंड जो है वो आपको लेक्चर में भी आपको सारी एंगुलर स्पीड्स कैलकुलेट करनी सिखाई थी। यहाँ एंगुलर स्पीड उसने मिनट हैंड की पूछी है। मिनट हैंड की बात करें तो ओमेगा थीटा/t। मिनट हैंड जो है वो अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी 2π रेडियन कितने मिनट में कंप्लीट करती है, 60 मिनट्स में पूरा एक चक्कर वो कंप्लीट कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आंसर जो है आपका π/30 रेडियन पर मिनट होगा। ये आपको रेडियन पर सेकंड में भी पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर π/30 रेडियन पर मिनट बनता है क्वेश्चन नंबर 2 जो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 3 जो है इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड टू डिस्कस। Two identical satellites are rotating at the height 7r and 3r respectively. The ratio of their kinetic energies. इस तरह का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पेपर में आता है। इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv ऑर्बिटल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर उसको कैंसिल आउट कर देगा, ये आपके पास फार्मूला बन गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m/r। कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट और r है रेडियस। अब चूंकि आइडेंटिकल मास कहे हुए थे, मास मास से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये कि हम इसको कांस्टेंट रख लेंगे। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है जो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है, जो रेडियस होता है ना या ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रेडियस आपने लेना है, जो रेफरेंस लेना है, वो हमेशा सेंटर से लेते हैं। तो अगर आपको हाइट जो है यहाँ 7r दी हुई है, तो उसका टोटल रेडियस जो है वो 8r बनेगा। मतलब r यानी स्मॉल r की वैल्यू हमेशा r+h के इक्वल होती है। तो हमने हमेशा सेंटर से लेना है इसको। तो ये r+h का मतलब है कि एक वैल्यू अगर 7r गिवन है हम इसको 8r लेंगे, दूसरी वैल्यू 3r गिवन है इसको हम 4r लेंगे। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बन रही है, जो कि मैथ को उसने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगी, R2 और R1। और r यहाँ क्या लेना है आपने, r+h।
इसलिए R2 को आप 4R लेंगे, R1 को 8R लेंगे, आपका आंसर 1:2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी तरह से, स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल, ये मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस भी किया था। टॉप ऑफ द सर्कल पे चूंकि टेंशन और जो वेट है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो T प्लस mg mv² ओवर r बनता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल बनता है। तो यहाँ से टेंशन क्या हो जाएगी, mv² ओवर r माइनस mg। सो यहाँ टेंशन और बॉटम पे जो है वो T माइनस mg इज इक्वल टू mv² ओवर r होता है। तो बॉटम पे चूंकि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड, तो इसलिए माइनस mg आता है यहाँ पर। अब टेंशन यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगी, mv² ओवर r प्लस mg। इसका मतलब है बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होती है और टॉप के ऊपर क्या होती है, मिनिमम, अगर इन दोनों फार्मूला का कंपैरिजन करें तो। सो इसमें चूंकि उसने मैक्सिमम पूछा हुआ, इसलिए आंसर क्या होगा, टॉप। हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ मंकी या मैच 40 किलोग्राम क्लाइंबिंग, कहता है जी अप। अब देखो क्लाइंबिंग का मतलब है अपवर्ड जा रहा है। अब अपवर्ड के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे T प्लस mg प्लस ma। सो उसका अपेरेंट वेट जो है, चूंकि ब्रेकिंग टेंशन आपको बताई हुई है 600, मैस उसका बताया हुआ 40, जी की वैल्यू 10 लेंगे, मैस आपका 40 है, एक्सेलेरेशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बेटा इसमें आपका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी चार्ली आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है आपने इसी तरह से, इस तरह के प्रॉब्लम्स को। 6 वाला भी बहुत सिंपल है, असेंडिंग जहां वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है अपवर्ड। अगर असेंडिंग जो है एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो असेंडिंग है यानी अपवर्ड है, तो उसमें हमारे पास आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा, T इज इक्वल टू mg प्लस m में एक्सेलरेशन आप g के इक्वल पुट कर दें तो T इज इक्वल टू mg, मतलब उसका जो अपेरेंट वेट है ओरिजिनल वेट का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये डिसेंडिंग होता यानी डाउनवर्ड, फिर हम कहते हैं डाउनवर्ड के लिए माइनस mg, तो फिर T इज इक्वल टू 0 आता, फिर डेल्टा आंसर होता है। इसमें आंसर आपका कौन सा है, बीटा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। सिमिलरली जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, देन द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर बिकम्स। इसमें हम जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा, इसको हम केपलर लॉ भी कहते हैं। ये r इज इक्वल टू gm_t² ओवर 4π² होता है, कि पावर क्या है 1/3। यहाँ से पता चला t² क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास बन गया T2 ओवर T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 ओवर R1 का क्यूब। अब देखें R2 क्या बता रहा है आपको, R1 का हाफ है, यानी अगर प्रेजेंट का हाफ 4 टाइम हो जाए तो इसको 1/4 पुट करेंगे, R1 से कैंसिल आउट, 1/4 की पावर 3 जो है वो कितना हो जाएगा, 1/64। अब चूंकि इधर स्क्वायर था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, आपके पास ये बन जाएगा 1/8। तो T2 जो है वो 1/8 टाइम्स आपका ओरिजिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर कितने, अभी प्रेजेंट हम लेते हैं 366, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 146 आंसर आ जाएगा। तो T2 यानी कि नंबर ऑफ डेज जो है, अगर जो है वो ऑर्बिटल रेडियस 1/4 टाइम्स हो जाए तो नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर कितने रह जाएंगे, 146, यानी इसमें चार्ली आंसर आपका बनेगा। ठीक बेटा, इसमें याद रखना है कि ये T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R³ वाला फार्मूला यूज होना जहां ऑर्बिटल रेडियस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज अ जायंट व्हील जो है वो 40 मीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। अच्छा यहाँ पर जो है टॉप के ऊपर उसने स्पीड पूछी हुई है, तो टॉप के ऊपर जो स्पीड है वो कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होगी, जैसे कि उसने कंडीशंस में गिवन है। तो इस वाले क्वेश्चन को गौर से पढ़े, तो वो कहता है जी एट द टॉप जो है वो कहता है जी केज जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर है और व्हील रोटेट सच अ स्पीड दैट केज इज एट फोर्स एक्सर्टेड द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इक्वल टू वेट। सो फोर्स इक्वल टू वेट का मतलब है यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू वेट होनी चाहिए, मैथ में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपके पास b इज इक्वल √g r आ जाएगा, g की वैल्यू 10 पुट करें, r 20 पुट करना है क्योंकि ये 40 डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। यहाँ 20 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 200, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड। सो इसका आंसर आपका अल्फा बनेगा, 8 का आंसर है अल्फा। सिमिलरली 9 वाला मैंने आपको कंपैरिजन करके कैलकुलेट करके भी दिखाया था। रिंग के केस में वेलोसिटी √gr आती है, डिस्क की कैलकुलेट करें 4/3gh आती है, स्फीयर के केस में √10/7gh आता है। इसमें जो है उसने कहा कि कौन सा जल्दी पहुंचेगा बॉटम के ऊपर, तो चूंकि स्फीयर का आंसर सबसे ज्यादा है इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या बनेगा, स्फीयर यानी चार्ली इसमें आंसर बनेगा आपका। 10 का आंसर एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ फॉर्मूला बताना है, ये आपको पता है, L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, ये तो सिंपल है। इसी तरह से 11 में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये बेटा टॉर्क के इक्वल होता है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता था।
इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क के इक्वल होता है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरह से फोर्स सर्कल के ऊपर मूव कर रही है एक बॉडी, ओमेगा स्पीड है, सेंटीमीटर फोर्स बतानी है। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला एक होता था mv स्क्वायर ओवर r, अगर आप v की वैल्यू r ओमेगा पुट कर दें तो m r ओमेगा स्क्वायर बनता है, इसका मतलब इसका आंसर आपका अल्फा बनेगा। 13 क्वेश्चन जो है बेटा, ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7, ये इसमें ऑर्बिटल रेडियस था। ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13, इसमें अर्थ का रेडियस है। तो ये वाला जो रेडियस है इसमें जो है वो एंगुलर मोमेंटम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज होना है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब चूंकि अर्थ स्फेरिकल होती है इस वजह से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r स्क्वायर पुट करेंगे। अब देखो 2/5 m 2/5 m से कैंसिल आउट हो गया, आगे आगे 2 पाई से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बनेगा T2 ओवर T1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे चूंकि वो कह रहा है कि प्रेजेंट रेडियस का हाफ हो जाए तो R1 ओवर 2 कर दें, R2 की वैल्यू पुट करें, R1 ओवर 2, R1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर करें तो ये 1/4 हो गया। तो आपका T2 जो है यहाँ से 1/4 इंटू T1 की वैल्यू पुट करें 24 आवर्स, इसको कैलकुलेट करें, आंसर क्या आ जाएगा 6 आवर्स। ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल भी है और इसका शॉर्टकट जो है सॉल्व करने का यही है। तो आप देखें कि इसमें वो कहता है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू का हाफ हो जाए रेडियस तो न्यू टाइम पीरियड यानी कि न्यू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। तो अभी अर्थ अपना चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, अगर उसका हम रेडियस हाफ कर देंगे तो फिर वो 6 आवर्स में कंप्लीट करेगी, यानी ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना रह जाएगा 6 आवर्स रह जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी, मैंने आपको जो है ना लेक्चर के दौरान बताया था, तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। अब यहाँ पे चूंकि वो कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा 0, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा v स्क्वायर ओवर r। इसलिए बेटा इसका आंसर जो है वो क्या बनना है चार्ली, इसका आंसर बेस्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा चार्ली, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 चूंकि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कभी भी 0 नहीं होता अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सो इट मींस आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट इज 15, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वॉल्स जो है ये बेटा इसमें वेस्ट जो है वो ये साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट जो है इसमें हमारा आंसर जो है ये फॉर यू इन्फॉर्मेशन बेस है। तो क्योंकि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है कोई भी सैटेलाइट जो है, तो इसमें जो है वो हम कहेंगे कि ये जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव कर रहे होते हैं, जितने भी सैटेलाइट होते हैं अराउंड द अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 16, अ डिस्क ऑफ मास एम रेडियस r इज रोलिंग डाउन एंड एंगुलर स्पीड बतानी है, सिर्फ फार्मूला बताना है। अब डिस्क के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर। अब L इज इक्वल टू क्या होता है I ओमेगा, I की वैल्यू पुट करें 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा, तो इसका आंसर अल्फा ही बनता है, सिर्फ फार्मूला ही बताना था। 16 का आंसर इज अल्फा। Similarly 17, which of the following is not directed along the axis of rotation, सारे along the axis of rotation होती हैं जो फेजर क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट along the axis of rotation, एंगुलर मोमेंटम along the axis of rotation, एंगुलर एक्सेलरेशन along the axis of rotation। इसका आंसर बेटा बनेगा बीटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टू वर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ये फेजर क्वांटिटी नहीं है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स टू वर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होते हैं, इसलिए आंसर बीटा है। 18 में ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट जो है ये सारे फार्मूले करेक्ट हैं, इसका आंसर डेल्टा है। ऑर्बिटल फार्मूला gm ओवर r भी होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर भी होता है। अगर आप जो है यहाँ पर gm ओवर r स्क्वायर जो है वो पुट कर दें, r से मल्टीप्लाई करें, r से डिवाइड करें, वो g की वैल्यू बन जाती है, और 2 पाई r एक सर्कमफ्रेंस पूरा 2 पाई r के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय टाइम से करें तो वो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये तीनों जो है वो करेक्ट फार्मूले हैं, इसलिए आंसर कौन सा बेटा डेल्टा। 19 बहुत सिंपल है बेटा, जैसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, वो टॉर्क के इक्वल होता था। इसी तरह से आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, अगर आपको याद हो, वो होती थी 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम की टर्म में करें तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल होती है वो 1/2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m होती है। तो 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर ओवर m जो है ये आपका जो बनेगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अल्फा आंसर बन रहा है।
20 जो है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की कैलकुलेट करें तो वो सेम आती है, इसलिए आंसर अल्फा है, 1:1 बनता है, इनका अल्फा आंसर है। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल है ना वो डिस्क के केस में डिफरेंट होती है, जबकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की जो है वो सेम होती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए अल्फा आंसर है। Next, the chapter 6 से related question है dimensional formula for coefficient of viscosity. Answer is beta ml minus 1 t minus 1. ये सिंपल है क्योंकि फॉर्मूला किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड होता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी गैसेस की टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज होती है, लिक्विड्स की डिक्रीज होती है। इसमें आंसर आपका कौन सा बन रहा है? चार्ली। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है चूंकि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कोलिजन बढ़ जाते हैं, तो गैसेस में जो है वो याद रखना है कि विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जबकि फ्लूइड के केस में जो है लिक्विड के केस में डिक्रीज होती है, तो इसलिए आंसर बनेगा चार्ली। नेक्स्ट बेटा 23 में इफ अ स्मॉल स्फीयर इज लेट वर्टिकली लार्ज क्वांटिटी स्टिल लिक्विड डेंसिटी कह रहा है जिसकी स्मॉलर डेटा ऑफ मटेरियल हो, तो इसमें बेटा आंसर है जो है इसका आंसर जो है वो आएगा इसमें एट फर्स्ट जो है वो इंक्रीजेस एंड सून अप्रोचेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू, इसका आंसर अल्फा बनेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब हम किसी लिक्विड में फॉल करवाते हैं तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करती है, और आपने पढ़ा होगा एज स्पीड इंक्रीजेस ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं और बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है। तो इसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना के मैंने साथ दिखाया हुआ है। तो जो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको क्या देते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। इसलिए यहाँ बेस्ट आंसर जो है वो कौन सा बनेगा? अल्फा के पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और फिर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर देगी, यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी। नेक्स्ट जो है अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ लार्ज हाइट इन एयर फाइनल वेलोसिटी इज। अच्छा यहाँ पे देखो कि स्मॉल ड्रॉप है, तो चूंकि उसका मैस बहुत कम होता है तो वो बहुत जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, इसलिए हम इसका आंसर करेंगे डेल्टा, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एच। जितने भी आपकी ना बुक में क्वेश्चन होता था तो फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर सस्पेंडेड इन एयर, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता था, तो अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर का मतलब यही है क्योंकि उनका मैस बहुत कम होता है, इस वजह से वो बहुत जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। तो इसलिए ना ये हाइट से इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते ड्रॉपलेट के केस में, इसका आंसर डेल्टा होगा 24 का। 25 में रेट ऑफ फ्लो हम किसको कहते थे? फ्लो रेट को। और थ्रू एन ऑरिफिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, फ्लो रेट होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम और किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी हम कहते होते थे √2gh को, जिसको आप स्पीड ऑफ फ्लक्स भी बोलते थे। इसका मतलब फ्लो रेट ना किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? एरिया पे भी डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ जी पे भी डिपेंड करता है, हाइट अबव द ऑरिफिस पे भी डिपेंड करता है, इसका मतलब है डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर इसका बनेगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो 25 का आंसर जो है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा। बेटा 26 में अ गेल ब्लोज ओवर अ हाउस द फोर्स ड्यू टू गेल ऑन द रूफ क्या होगा? गेल कहते हैं तेज हवा को। अगर किसी छत के ऊपर से तेज हवा गुजर रही है तो उसकी स्पीड ऑफ द एयर हाई होगी तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अब छत के ऊपर अगर प्रेशर लो है तो अंदर इनसाइड द हाउस जो है वो एयर चूंकि उसकी स्पीड स्लो होगी, प्रेशर हाई होगा, तो इसका मतलब है अपवर्ड, यानी छत रूफ के ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो हम कहेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें बेस्ट आंसर आपका जो है वो कौन सा बनेगा? बीटा। तो जब वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, ये वाला यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो वी इज हाई प्रेशर, ज़्यादा वेलोसिटी ज्यादा है छत के ऊपर जो है तो प्रेशर लो होगा, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगेगी। 27 में टैंक जो है कंटेनिंग द ऑरिफिस जो है उसमें वर्टिकल कह रहा है जी 4.9 मीटर बिलो द ऑरिफिस। अच्छा एच 4.9 बताया हुआ है, 4.9 जो है वो किसका हाफ होता है? जी/8 का। जी 9.8 लेते हो ना तो 4.9 जो है जी/2 भी लिख सकते हैं। और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला √2gh, मैं h की वैल्यू जी/2 पुट कर लेता हूँ, 2 से क्या होगा? कैंसिल आउट, ये जी स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बन जाता है। यहाँ से आंसर कौन सा बनेगा? चार्ली। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने 4.9 को ना जी/2 रखा है, तो यहाँ पुट करेंगे तो यूल गेट द आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा, और टर्मिनल वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट मींस कि यहाँ पर विद द इंक्रीज इन रेडियस टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो बीटा आंसर है, इंक्रीजेस। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ द लिक्विड फ्लो, स्पीड जो है वो हम वेंचुरी मीटर से मेजर करते हैं, तो स्पीड ऑफ फ्लूइड अगर फाइंड करनी हो तो वेंचुरी मीटर यूज होता है। और डेंसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो क्या होती है बेटा? नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर होती है, यानी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
वाटर इज फ्लोइंग 31 में कह रहा है ट्यूब रेडियस गिवन है और ट्यूब इज जॉइंट टू अनदर आर, रेडियस हाफ कर दिया। बेटा यहाँ आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ए बी यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या होता था, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बनती है, आर स्क्वायर। चूंकि अब देखो v1 ओवर v2 जो है वो किसके इक्वल होगा, r2 ओवर r1। अब चूंकि यहाँ हमें v2 फाइंड करना है तो v2 ओवर v1 जो है वो किसके इक्वल होगा, r1 ओवर r2। r1 जो है r2 की वैल्यू क्या बताई है उसने, r ओवर 2, यानी पहले का हाफ कर दिया रेडियस। तो रेडियस को हाफ करेंगे तो r1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1/4। तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब v2 जो है वो आपके पास 4 टाइम्स आ जाएगा। वैसे भी देखें v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो अगर रेडियस हाफ हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने अप्लाई किया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा आंसर आपका क्या बन रहा है, 4b। नेक्स्ट जी, लेट 90,000 किलोग्राम मैस है और आपने जो है वो कह रहा है टरबाइन इन कह रहा है जी 1.5 मिनट में। फ्लो रेट होता है वॉल्यूम ओवर टाइम, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी के इक्वल भी कहते हैं इसको। फ्लो रेट होता है वॉल्यूम ओवर टाइम। अच्छा यहाँ हमें मैस गिवन है तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दूंगा। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, मैस ओवर डेंसिटी। मैस जो हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, टाइम हमें बताया हुआ 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट्स जो हैं ये आपके 90 सेकंड्स बन जाएंगे। हाँ जी, ये 15 मिनट्स आई थिंक बेटा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है 15 मिनट्स है। अच्छा ये 15 मिनट्स जो है ये कितने बनेंगे, 900 सेकंड्स बन जाएंगे। आप जो है वो इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जीरो आपके पास जो है 9 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर बनता है 1। इसमें बेटा आंसर आपका कौन सा बन रहा है, अल्फा। सो इसमें जो है वो फॉर्मूला वॉल्यूम ओवर टाइम ही था, जस्ट वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है आपने, मैस ओवर डेंसिटी, यू विल गेट द आंसर। तो इसमें 1 आंसर बनेगा अल्फा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 33 भी बहुत सिंपल है, इसमें चूंकि आपने v इज इक्वल टू 2gh वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है स्पीड ऑफ फ्लक्स फाइंड करने के लिए। हाइट आपको 5 मीटर बताई हुई है, पुट करें वैल्यू 10 स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड, आंसर आ जाता है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर जो है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड बीटा है। 34 जो है वो थोड़ा जो है वो गौर से देखना बेटा आपने। यहाँ हाइट्स आपको गिवन है, यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला था वो होता था √2gh। यहाँ ये जो हाइट है ना h, ये मैं आपको बार बार बोलता था, ये हाइट अबव दी ऑर्फिस को बोलते हैं, हाइट अबव दी ऑर्फिस। इसका मतलब है जितना डेप्थ में होल होगा ना उतनी वहां स्पीड ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगी। अगर ये गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करें तो एच हाइट सबसे ऊपर आएगी, h/2 सेंटर पे आएगी, h/4 और नीचे आएगी, h/8 और नीचे आएगी। इसका मतलब है हाइट अबव द ऑर्फिस किस में सबसे ज्यादा है, h/8 में। इसका मतलब है होल जो डी होगा, जो सबसे नीचे वाला होगा, उसमें स्पीड ऑफ फ्लक्स सबसे ज्यादा होगी। उसने यही पूछा हुआ है स्पीड ऑफ फ्लक्स ग्रेटर किस में है। इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, डेल्टा, यानी कि h/8 वाले में सबसे ज्यादा जो है वो स्पीड ऑफ फ्लक्स होगी, चूंकि हाइट अबव द ऑर्फिस इसमें सबसे ज्यादा है जितना डेप्थ में होगा, यानी डेप्थ के लिहाज से आपने 35 में देखें बेटा, 2 लाइट बॉल्स आर सस्पेंडेड व्हेन स्ट्रीम ऑफ एयर पासेस थ्रू द स्पेस बिटवीन देम। ये भी इसमें वो वही वाला कॉन्सेप्ट है, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। अगर आप इन दोनों बॉल्स के दरमियान ब्लो करोगे तो ब्लो करने से क्या होगा, यहाँ स्पीड ऑफ एयर विल बी हाई, प्रेशर विल बी लो। सो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ कोलाइड कर जाएंगी, इसमें दोनों बॉल्स के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज होगा। हम आंसर क्या कहेंगे, बीटा। तो बीटा इधर आए, राइट ऑप्शन। 36 में बेटा, इसमें व्हेन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल इन विस्कस मीडियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो बोलते हैं अप्लाइड फोर्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नेट फोर्स को भी बोल सकते हैं। कोई बॉडी जब नीचे फॉल कर रही होती है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है उसके वेट के बराबर होती है। तो यहाँ गौर करें कि जब आप नीचे किसी बॉडी को फॉल करेंगे तो उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी, ड्रैग फोर्स और वेट। एज स्पीड इंक्रीजेस ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस। पहले ड्रैग फोर्स जीरो होगी, उसके बाद ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होना शुरू होगी। इसका मतलब है पहले पहले क्या होगा, जो है वो नेट फोर्स जीरो होगी, फिर कम होते होते वेट से लेस हो जाएगी, यानी लेस देन mg आएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ड्रैग फोर्स वेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, फिर इक्वल टू mg होगा। इसका मतलब है सारी सिचुएशंस आएंगी, इसलिए हम आंसर क्या देंगे, ऑल ऑफ दीज। तो उसमें पहले जीरो होगा, फिर जो है वो लेस देन mg हो जाएगा, फिर इक्वल टू mg होगा। तो ड्रैग फोर्स जो है वो चूंकि स्पीड के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए हम इसमें आंसर क्या देंगे, ऑल ऑफ दीज। इसकी आसान एग्जांपल ये भी हो सकती है, एक पैराट्रूपर जो है जब ड्राइव करता है, पैराशूट ओपन जब करता है ना वो, तो उस वक्त जो है उसका वेट mg के इक्वल होता है, 9.8 होता है।
चूंकि उसको जी उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। जो पैराशूट ओपन करता है ना, तो उसको ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करती है, तो फिर उसका मतलब है ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है, वेट उसका उसके अकॉर्डिंग कम होता जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल कर रहा होता है, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तब हम उसका कह देते हैं नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है। तो तीनों सिचुएशंस आ सकती हैं, इक्वल टू mg, लेस देन mg और 0। तो इसका आंसर बेटा डेल्टा है। 37 जो है इसमें स्फेरिकल मैसेज के लिए 5.3 और 3:5 हमें रेडियन की रेशो गिवन है। सो इसमें बेटा हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है mg/6 सो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/r हो जाएगी। तो यहाँ रेशो अगर लेंगे m1/m2 मल्टीप्लाई बाय r2/r1, आप वैल्यूज पुट करें 5/3। अब ये 3:5 गिवन है, तो आपने इसको रिवर्स करके पुट करना है, 5/3 पुट करोगे तो इसका आंसर 25:9 आएगा। मतलब इसका आंसर अल्फा बन रहा है, 25:9 बनेगा इसका आंसर। सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ बेटा यूज होना है। 38 में जी हॉट एंड कोल्ड सिरप सिमिलर टाइप आर पोर्ड इन टॉप ऑफ द टेबल। जो कोल्ड सिरप होगा वो स्लो होगा, जो हॉट सिरप होगा वो ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा। उसकी वजह यह है कि उसकी विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती है। सो इसमें आपका आंसर अल्फा बनेगा। 39 में हमने पढ़ा वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। और यहाँ देखें कि ये जो बी वाला कंस्ट्रिक्टेड पाइप है, यहाँ पर एरिया कम हो गया। एरिया कम होने से स्पीड बढ़ेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, और प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें बी में वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा, जबकि ए का एरिया और सी का एरिया चूंकि सेम है, इसका मतलब दोनों में प्रेशर सेम होगा और लेवल भी सेम होगा। इसका मतलब इन ऑप्शंस को अगर गौर से पढ़ें तो हाइट ऑफ द लिक्विड जो है कॉलम ए एंड सी जो है वो सेम होंगी, इसमें आंसर डेल्टा बनेगा। तो ए और सी चूंकि इन दोनों का एरिया सेम है, एरिया सेम होने की वजह से यहाँ स्पीड ऑफ द लिक्विड भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी। जबकि बी में चूंकि एरिया कम हो गया, स्पीड बढ़ जाएगी, तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर जो है वो लिक्विड कॉलम जो में ज़्यादा राइज कर जाएगा। तो इसका मतलब है ए और सी में हाइट सेम होगी, इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका डेल्टा बन रहा है। नेक्स्ट जी लास्ट वाला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग देखना है जितना टोटल वॉल्यूम इन साइड आ रहा है ना, उतना ही टोटल वॉल्यूम आउटसाइड जाना चाहिए। अगर टोटल इन देखें तो इन साइड जो एरोज लगे हुए हैं 6 + 3 + 5 + 4, यानी टोटल जो वॉल्यूम इन साइड आ रहा है वो 18 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड है। और जो बाहर आना चाहिए वो भी इतना आना चाहिए, लेकिन बाहर सिर्फ एक एरो आपको नजर आ रहा होगा, वो है 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है डिफरेंस कितना आ रहा है 18 - 3 का, तो 15 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए और पर सेकंड होना चाहिए, और उसका जो एरो है वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि बाकी सारे एरो इनसाइड थे। तो इसका मतलब ये होता है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग कि जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकंड इन आ रहा है, उतना ही टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकंड क्या जाना चाहिए, और जाना चाहिए। सो टोटल वॉल्यूम इन जो है वो 18 आ रहा था, तो 18 ही बाहर जाना चाहिए। 3 हमें ऑलरेडी यहाँ गिवन है, तो ए वाले पोर्शन में 15 आना चाहिए और उसका जो एरो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। तो इसमें बेटा आंसर आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। आई होप सो कि इसमें आपने इसको सॉल्व किया होगा, और इसमें जो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुई हैं उनको बेटा दोबारा करेक्ट करें